मॉर्निंग एवरीवन। अगर सबको याद हो तो पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बार फटाफट रिकैप कर लें, एकदम रिकैप करना है तो उसमें ये लेके चलते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या लेके चलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो प्रवेग है वो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट लेना है। तो वो कांस्टेंट हम तभी लेते हैं कि हम ये मान के चल लेते हैं कि हमारा मोशन अर्थ की सरफेस के काफ़ी नियर होगा, है ना। हम कैसे मान लेते हैं कि हमारा मोशन अर्थ की सरफेस के, है ना, पास होगा। इस अजम्पशन से ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। ग्रेविटी की वैल्यू अगर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी तुम्हारी कांस्टेंट है, हमेशा यहाँ नीचे की ओर है, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी की वजह से जो प्रवेग है वो तुम्हारा अचर है, उसकी दिशा भी तुम्हारी अचर है और मूल्य भी अचर है ना। ये ध्यान रखना है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट है उसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट था। फिर सेकेंड चीज़ हमने क्या मानी थी कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। हमने एयर रेजिस्टेंस, हवा के अवरोध को हमने मान ही नहीं रखा है, उसको ना के बराबर मान रखा है, मतलब कि हवा का अवरोध हमें नहीं लेना है ना। और तब हमने फिर अलग अलग कहानियों के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला जैसे ये पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उसके अपवर्ड मोशन का टाइम क्या था? u/g। उसके डाउनवर्ड मोशन का टाइम वो भी क्या आया था हमारा? u/g। रियल मोशन क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, ऐसा होगा ना। तो ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का टाइम ये u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, t, वो क्या था? इन दोनों का सम 2u/g। ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया था भाई, है ना। फिर हमने यहाँ पर ये भी फॉर्मूला प्रूव किया था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर u से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट, है ना, महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला प्रूव किया था u²/2g, ठीक है, u²/2g। ये भी हमने पिछली क्लास में प्रूव कर लिया था। फिर तुम्हें मैंने एक होमवर्क दिया था कि तुम्हें v बताना था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने u से फेंका है तो वो किस वेलोसिटी से वापस आता है। तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने u से फेंका है तो वो ऐसे ऊपर जाने वाला है, पता है हमें, फिर वो वापस नीचे आने वाला है। तो जब वो नीचे आया तो वो किस वेलोसिटी से आया है? v, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये t = 0 पे फेंका और ये वापस कुछ टाइम बाद आया। कितने टाइम बाद आया? 2u/g। ये तो पता है, ये टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा नीचे की ओर होता है। तो यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ये प्लस साइन और माइनस साइन यूज़ किया हमने, साइन कन्वेंशन, और हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया v² = u² + 2as। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है ना। तो इस फॉर्मूले में v निकालना है हमें, तो v² रखा, u² रखा, a को मैंने पुट किया यहाँ पर -g नीचे की ओर, पर s यहाँ पर आ गया 0। s क्यों आ गया यहाँ 0? क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान सेम है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए 0 रखा। तो 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आया कि v तुम्हारा ±u है। अच्छा, यहाँ पे v की दो वैल्यूज़ क्यों आई है? क्योंकि इसी पोजीशन पे एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है u से, तो एक बार नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमारा नीचे वाला है वो आंसर चाहिए, तो वो आंसर मेरा क्या? v = -u। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। तो वो तो दिख ही रही है कि यहाँ पर अगर हमने u से फेंका है ऊपर तो नीचे u से ही आएगा, पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब कि इन दोनों पॉइंट पे, है ना, स्पीड सेम होगी। क्या सेम होगा? स्पीड क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगी, मतलब कि वेलोसिटी डिफरेंट होगी। सिर्फ वेलोसिटी अब यहाँ पर अब क्यों डिफरेंट बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट है ना। जब मैंने ऊपर फेंका है u से तो ऑब्जेक्ट u से ही नीचे आएगा, लेकिन जब फेंका है तब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है। तो डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसलिए एज अ होल पूरी वेलोसिटी बदल गई है।
कहीं पर कोई हमसे पूछे कि क्या दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, तो नो, वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्या स्पीड सेम है? तो स्पीड सेम है, यस स्पीड सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है। होपफुली सबको समझ में आया, तो उसको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग ये एक आसान सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, इससे हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट सॉल्व यहाँ क्लियर होंगे। ये मैं प्रॉब्लम सबको समझा देता हूँ एक बार। एक बच्चा है, बच्चा यहाँ पर एक है ना बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहा है। टॉस का मतलब ऊपर की ओर से फेंकना है ना, नहीं जैसे हम लोग टॉस करते हैं, हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं है ना। तो यहाँ पे अपना टॉस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे टॉस का मतलब क्या है कि ऐसे ऊपर की ओर कोई चीज़ को फेंकना। जैसे हम लोग यहाँ पर सिक्के को टॉस करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर हम बॉल को टॉस कर रहे हैं, बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। और कितनी वेलोसिटी से? तो प्रारंभिक झड़प दी है हमें 10 मीटर पर सेकंड से। आसानी के लिए तुमसे बोल दिया कि तुम जी इतना यूज़ करोगे। अगर तुम्हें मैंने ऐसा दे दिया है तब तुम जी इतना यूज़ करोगे। अगर जी की वैल्यू नहीं दिए तो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज़ करनी है। तो बच्चे ने इस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका है। तो हमसे यहाँ पे 3 सवाल पूछे हैं। ये पहला सवाल क्या पूछा है कि ये जो यहाँ पर बॉल है ना, बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। पहला सवाल ये, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में बॉल को कितना समय लगेगा। दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ कि यहाँ पर इस बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी रिलीज पॉइंट से, जहाँ से फेंका है हमने उस पॉइंट से इस बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। और तीसरा सवाल क्या है कि जहाँ से हमने बॉल को फेंका है उस पॉइंट से 1.8 मीटर तक जाने में 1.8 मीटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। ये अच्छा है थर्ड सवाल। ये दो तो डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि हमने इसको स्टोरी भी पढ़ ली। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो भी तुम कर सकते हो। उसको सॉल्व करना है पॉज करके। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर मैंने बॉल को यहाँ से फेंका है अर्थ की सरफेस से, तो ये मेरा हो गया रिलीज पॉइंट, है ना। अर्थ की सरफेस से ले लिया रिलीज पॉइंट, तो ये मेरा t=0 हो गया। अच्छा, हमें पता है कि सबको कि वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, जो प्रवेग होता है, वो हमेशा नीचे की ओर होता है। इस केस में उसकी वैल्यू हमें 10 मीटर बोली है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो ले लेंगे। तो इस प्रवेग की वजह से इसका वेग धीमे धीमे यहाँ पे अपना कम होगा, वेलोसिटी कम होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे ना। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, तो ये ऊपर जाने का टाइम निकालना है। या तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो तुम्हें पता है कि तुम फिर यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो। क्यों यूज़ कर सकते हो? क्योंकि हमें ये याद रखना है दिमाग में कि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक केस है। क्योंकि इस वाले केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और कौन दे रहा है एक्सेलरेशन? भगवान दे रहा है। मतलब कि ग्रेविटी, अर्थ की वजह से तुम्हारा प्रवेग है यहाँ पर, और ये प्रवेग तुम्हारा अचड़ है यहाँ पे, इसलिए हम वो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें वैसे ही दिखाऊंगा करके कि मुझे अब u पता है, a पता है, t निकालना है, v पता है। तो यूजिंग v = u + at। बस ये ध्यान रखना है कि तुम जब भी फॉर्मूला यूज़ करोगे तो तुम्हें साइन कन्वेंशन लेना है। मान लिया कि ऊपर की ओर सब पॉजिटिव है, नीचे की ओर सब निगेटिव है, तो v तो 0 हो गया। u तुम्हें यहाँ 10 दिया, ऊपर की ओर तो मैंने पॉजिटिव लिया है, प्लस a कितना है? -10। माइनस साइन क्यों लिया है? क्योंकि a मेरा देखो नीचे की ओर है, यहाँ पर प्रवेग नीचे की ओर है, और टाइम का सिंबल tu ले लिया। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 10 = 10 tu, नहीं ये यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, = ये 10, तो यहाँ पर tu आया 1 सेकेंड। या फिर हमने इसका फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद कर रखा था, याद है ना सबको। अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर तुम्हें पिछली स्टोरी से तुमने कुछ सीखा है और तुम अगर ये जान पाओगे और ये स्टोरी तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो तुम ये डायरेक्ट टाइम tu तुम्हारा u/g होता है, इसको यूज़ कर सकते हो। u तुम्हें 10 दिया है, g 10 दिया है, तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। इसलिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं कुछ स्टोरी का, उसको याद कर लेते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, डायरेक्ट आंसर आ जाए। लेकिन अगर तुम भूल जाओ ना तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा एप्लीकेबल है। इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ बार बार कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पकड़ के रखना है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पकड़ के रखना है ना। फॉर्मूला तो हम 1000 बना सकते हैं,
हमारी फिजिक्स में इन्फानाइट स्टोरीज हो सकती है, तो तुम क्या इन्फानाइट फॉर्मूले याद रखोगे, लेकिन जो कुछ कुछ बेसिक्स है जो हमें याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कुछ जैसे सेकंड वाले केस में हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही रखा है, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से कर रहा हूँ। अगर किसी को यू से फेंकते हैं और फाइनली वो यहाँ तक ही पहुँच पाता है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं, इसका फॉर्मूला कितना होता है। तो देखो यहाँ पे u²/2g लिखा है मैंने फॉर्मूला, ये प्रूव किया था मैंने। तो अगर मैं u²/2g फॉर्मूला यूज़ करूँ तो u की वैल्यू दी है मुझे यहाँ पे 10 और g की वैल्यू दी है तो मैं 10, तो ये डेटा पुट करता हूँ तो आएगा 100²/20, तो ये तुम्हारा आएगा 5 मीटर। तो इस केस में बॉल की मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा रही है, 5 मीटर तक बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया ना। इसका अब थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट फटाफट तुम्हें नोट करना है, मैं हट जाता हूँ, नोट करना है, और अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये पोर्शन मैं रब कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमने ये निकाल लिया कि बॉल 5 मीटर तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, अधिकतम से अधिकतम ये 5 मीटर तक जा रही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 5 मीटर तक बॉल जा रही है। तो थर्ड में हमसे पूछ रहा है कि जब 1.8 मीटर तक अगर बॉल, मतलब कि 1.8 मीटर पे जब बॉल होगी तब कितना टाइम निकल गया होगा। अब ये ध्यान से सीखना है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब कि बॉल को अगर मैंने यू से फेंका, बॉल ऐसे ऊपर ऊपर जाइए और यहाँ तक जाके रुक गई है, तो बॉल कितनी हाइट पे जाके रुक गई है, तो ये आया 5 मीटर। अच्छा, यहाँ पे बॉल थोड़ी हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रुकी रहेगी, एक मोमेंट के लिए रुकी है, पल भर के लिए रुकी है बॉल, फिर तो बॉल उल्टे पाँव वापस आ जाएगी ऐसे, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि 1.8 की हाइट तक बताओ भाई, तो ये t=0 है। मान लेते हैं कि 1.8 की हाइट यहाँ कहीं मिलेगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट तुम्हारी कितनी, 1.8, नहीं हाँ 1.8 मीटर है ना, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर आते आते कितना टाइम हो जाएगा, तो मान लेते हैं ये टाइम t है, तो हमें 0 से t निकालना है, जबकि मैंने इसको फेंका कितने से है, फेंका है मैंने यहाँ पे इसको 10 से फेंका है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो हमेशा नीचे लगता है, ये भी तुम्हें 10 दिया है, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करेंगे अब, तो तुम्हें सिर्फ अब इतना मोशन देखने का है, ये ध्यान रखना है कि अब मुझे सिर्फ इतना ही मोशन देखना है, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए, तो इतना मोशन देखते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 है ऊपर की ओर, इस पर जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर भी 10 है, और उसने यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस अब कवर की है। देखो ये तुम्हारा है ना स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट अब कवर किया है, तुम्हें टाइम निकालना है। तो इतने मोशन में तुम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, तो तुम यूज़ कर सकते हो S=ut + ½ at², क्योंकि इसमें तुम्हें देखो S पता है क्या, S इज अवर डिस्प्लेसमेंट, कहाँ की ओर हो गया, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की ओर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर, ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट। U क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। T क्या है, टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो हमें निकालना है, प्लस ½ A क्या है, A है प्रवेग, कहाँ की ओर, नीचे की ओर, और T क्या है, टाइम। बस ये जब भी डेटा पुट करना है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि ऊपर की ओर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और नीचे की ओर सारे के सारे वेक्टर्स क्या है, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन लेना है। तो इसमें S कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान ऊपर की ओर दिख रहा है, तो S लिखा मैंने 1.8 है ना, पॉजिटिव। तो प्लस साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्लस साइन लिखो नहीं लिखो हमें पता ही होता है, एक ही बात है वो। तो 1.8 = U कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, इसलिए प्लस लिखा। T निकालना है +½ A कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है, कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 10 है तो -10 रख दिया, ठीक है, × t²। ये समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें सॉल्व करते हैं अब। तो ये आएगा 5, यहाँ पे देंगे तो आएगा 5t², इसको भी यहाँ पे देंगे तो माइनस ये 10t और प्लस 1.8 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 × 1.8 कितना होता है, तो ये आता है अपना 9, ठीक है। 18 × 5 = 90 होता है, तो 9 आ गया। तो बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, 5t² - 90 - t + 1.8, क्योंकि ये 9 × 9, तुम लोग को फैक्टराइज करना तो आता ही होगा होपफुली, है ना, फैक्टराइज करना तो आता होगा। तो ऐसे फैक्टराइज कर दिया। अब सॉल्व करते हैं इसमें। तो इसमें मैंने अगर 5t कॉमन निकाला तो अंदर बचा t माइनस यहाँ 9/5 तो 1.8, और माइनस यहाँ से मैंने ये 1 कॉमन निकाला तो ये आएगा t - 1.8, ठीक है। तो t - 8 अब कॉमन निकाला
t माइनस 1.8 कॉमन निकाला तो ये बचेगा तुम्हारा 5t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार ये पार्ट 0, एक बार ये पार्ट 0। जब इसको 0 किया तो t आ गया 1.8 सेकेंड, और जब इसको 0 किया तो t आ गया 1/5 सेकेंड्स। 1/5 को बोल सकते हैं 0, 5 to 10 तो 0.2 सेकेंड्स। अच्छा, यहाँ पर ये 2 टाइम क्यों आ रहे हैं? 2 टाइम क्यों आ रहा है और हमें कौन सा चूज़ करना है? तो देखो 2 टाइम क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वाली सेम पोजीशन पे पार्टिकल ऊपर जाते समय भी होगा, जब पार्टिकल से ऊपर जा रहा है, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो भी होगा, इसी पे। तो इसलिए ये एक टाइम जो यहाँ पर हमारा कम वाला टाइम है वो ऊपर जाते वक्त का टाइम है कि यहाँ से यहाँ तक 0.2 सेकंड में पहुँच गए, और जब यहाँ आया तो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, ऐसे ऊपर जाना, और जब वो नीचे आएगा फिर से इसी पोजीशन पे होगा तब ये तुम्हारा 1.8 सेकंड लगेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि जस्ट ऊपर, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? हाउ, है ना, क्विक, वो कितना जल्दी इस पॉइंट पे पहुँचेगा। कितना जल्दी मतलब कि जस्ट ऊपर वाले का ही हमें, मतलब कि अपना जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है हमें तभी बताना है, और ऊपर जाके जब वो नीचे आएगा तो भी वो इसी पोजीशन पे होगा। ठीक है, इसलिए 2 टाइम आते हैं, ये ध्यान रखना है। और हमें कौन सा था ना, हमें ये बताना है ये वाला टाइम, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर ये क्विकेस्ट अपना टाइम है। इन दोनों में से जो छोटा टाइम है वो पहले आएगा, बड़ा टाइम मेरा बाद में आएगा। ये भी ध्यान रखना है हमें। तो होपफुली ये सबको समझ में आया, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल तुम्हारा होमवर्क में है, ठीक है। अच्छा, इस बार होमवर्क में तुम्हें इसका पूरा सॉल्यूशन भेजना है, सिर्फ आंसर नहीं भेजना है, सॉल्यूशन भेजना है। इसके सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कैसे सॉल्व किया। मैं यहाँ पर सबको समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। एक पर्सन है ना, एक पर्सन है, वो एक हाई बिल्डिंग, एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है। तो एक ऊंची बिल्डिंग है हमारे पास, ये अर्थ की सरफेस हो गई, और ये ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग में एक पर्सन खड़ा हुआ है। इस पर्सन ने क्या किया है, ये एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका है, ऊपर की ओर फेंका है। कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को ऐसे ऊपर की ओर फेंका है इस बिल्डिंग से। बिल्डिंग की हाइट तुम्हें कितनी दी है? तो बिल्डिंग की हाइट तुम्हें दी है 25 मीटर, ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट है। और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को ऊपर की ओर फेंका है। तो बताना है कि बॉल नीचे कितने टाइम में, यहाँ नीचे कितने टाइम में आएगी ऐसे। तो बॉल ऐसे ऊपर जा रही है और वापस ऐसे जब ये नीचे आएगी तो नीचे ग्राउंड में, अर्थ की सरफेस में कितने टाइम बाद टकराएगी। अगर t = 0 पे बॉल को फेंका है इसने तो कितने टाइम बाद ये बॉल नीचे टकराएगी। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि अगर 25 मीटर की बिल्डिंग से हम एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल ऐसे ऊपर जाकर जब नीचे आ रही है तो कितने टाइम में बॉल नीचे ग्राउंड को टकरा रही है। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें करके मुझे सोल्यूशन भेजना है। तुम यहाँ पर आसानी के लिए g को 10 ले सकते हो, और अगली क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा आंसर जो भी होगा, सही होगा या गलत होगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी। इसकी अगली क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ पे क्लास में। तो उसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग अब ध्यान से देखना है। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काइनेमैटिक्स में। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर एक हमारे पास एक बॉडी है, एक बड़ी बॉडी मान लेते हैं, एक बिगर बॉडी है, उस बड़ी बॉडी से एक छोटी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, एक छोटी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। साइज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे हम ये बहुत ध्यान रखते हैं कि हम एक बॉडी से एक दूसरी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस दूसरी बॉडी को दे देते हैं ड्रॉप बॉडी का नाम, ठीक है। ऐसे हम एक यहाँ पर मान लेते हैं, एक बॉडी से जो मोशन कर रही है उससे हम दूसरी बॉडी को छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जिस इंस्टेंट पे या फिर जिस यहाँ पे पल पे हम दूसरी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो उस इंस्टेंट पे इस ड्रॉप्ड वेलोसिटी, यहाँ पे ड्रॉप्ड बॉडी की वेलोसिटी वही होगी जो हमारी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी है ना। हम जिस भी बड़ी बॉडी से एक दूसरी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो जिस इंस्टेंट पे हम छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, उस इंस्टेंट पे तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी बड़ी बॉडी की वेलोसिटी ना वही ये दूसरी बॉडी की वेलोसिटी होगी। इतना ध्यान रखना है उस इंस्टेंट पे, ठीक है। सेम वेलोसिटी और किस इंस्टेंट पे? जब उसको ड्रॉप किया। देखो वही चीज़ यहाँ लिखी है, इन काइनेमैटिक्स वी मे कम अक्रॉस सिचुएशंस व्हेन अ मूविंग लार्ज बॉडी है ना, जब
एक मूविंग है ना, चलती हुई बड़ी बॉडी ड्रॉप कर रही है एक दूसरी बॉडी को चलती हुई बड़ी बॉडी एक दूसरी बॉडी को ड्रॉप कर रही है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी, ये लिखा है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है किसका, ड्रॉप्ड बॉडी का। ये जो हमने जिसको ड्रॉप किया है, जिसको छोड़ा है, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ द मूविंग लार्ज बॉडी। ये जो तुम्हारी बॉडी चल रही है उसकी वेलोसिटी के इक्वल होगा। जिस इंस्टेंट पे छोड़ा है उस इंस्टेंट पे उसकी क्या वेलोसिटी उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पर अब क्या होता है कि जैसे कि ट्रेन जा रही है, अब तुम्हें ये ध्यान रखना, ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन की कुछ वेलोसिटी होगी, अभी ट्रेन की कुछ वेलोसिटी है अपनी, है ना। ट्रेन की वेलोसिटी तुम्हारी मान लो कि बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी है। हमने ट्रेन में क्या किया, हमने बाहर एक है ना वाटर बॉटल निकाली फेंकने के लिए, हमने विंडो से हाथ डाल, ऐसे बाहर की ओर हाथ डाला और हमने बॉटल हाथ में पकड़ रखी और बॉटल को हमने छोड़ दिया। तो हमें दिखता है कि बॉटल पीछे गई, लेकिन रियलिटी में होता क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि ट्रेन मान लेते हैं आगे की ओर चल रही है, तो अगर हम लोग ये बॉटल बाहर की ओर फेंकेंगे, ये हमने एक पानी की हमने बॉटल ऐसे बाहर की ओर पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हम जिस इंस्टेंट पे हम ये बॉटल को छोड़ेंगे, देखो ट्रेन मेरी हो गई यहाँ पर चलती हुई बॉडी है ना, मूविंग लार्ज बॉडी, ट्रेन हो गई मूविंग लार्ज बॉडी। तो जिस इंस्टेंट पे हम मूविंग लार्ज बॉडी से एक छोटी बॉडी को ड्रॉप करेंगे, तो उस इंस्टेंट पे ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी ना, उस इंस्टेंट पे वही हमारी बॉडी को वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी मिलने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी। लेकिन ट्रेन अगर आगे जा रही तो बॉटल भी आगे जाएगी। तो हमें बॉटल पीछे चलती हुई क्यों दिखाई दे रही है, हमें बॉटल पीछे क्यों चलती दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, हवा का अवरोध की वजह से ये वेलोसिटी जो है, बॉटल की वेलोसिटी बहुत ही जल्दी जीरो हो जाती है और फिर बहुत ही जल्दी जीरो हो जाएगी और रुक जाएगी। लेकिन ट्रेन तो आगे निकल जा रही है, तो हमें लगता है कि बॉटल पीछे जा रही है। वो तो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन की वजह से, हम ट्रेन से बॉटल को देख रहे हैं इसलिए उसकी वजह से। लेकिन रियलिटी में सोचते हैं अगर हवा नहीं होती, एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं होता, हम ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन की स्पीड अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, ट्रेन मान लेते हैं कांस्टेंट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उससे अगर मैं बॉटल ऐसे बाहर निकाल के छोड़ दूँ ना, ऐसे छोड़ दूँ बॉटल को, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें अब मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं यहाँ सीख रहा हूँ कि मैंने एक बड़ी बॉडी से एक छोटी बॉडी को छोड़ा तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी। उस इंस्टेंट पे छोड़ा है तो उस इंस्टेंट पे जो मेरी ट्रेन की वेलोसिटी वही इस वाटर बॉटल की भी वेलोसिटी होगी, वो ध्यान रखना है। तो ट्रेन की वेलोसिटी अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, वो फिक्स्ड है, तो वाटर बॉटल की वेलोसिटी भी क्या होगी 50 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन, तो जो ट्रेन की डायरेक्शन है, मैंने स्पीड का ट्रांसफर नहीं बोला, मैंने बोला वेलोसिटी का ट्रांसफर। तो मैग्नीट्यूड भी ट्रांसफर होगा, स्पीड और डायरेक्शन भी ट्रांसफर होगी। तो अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे जा रहा हूँ तो वाटर बॉटल भी ऐसी जाती दिखाई देगी, है ना, जबकि कोई अब कॉन्टैक्ट नहीं रहा। एयर रेजिस्टेंस मान ले कि एब्सेंट है, ग्रेविटी एब्सेंट है, तो ट्रेन के साथ साथ ही वाटर बॉटल चलेगी, जबकि कांटेक्ट भी हट गया। ये चीज़ यहाँ सीखने वाली चीज़ है ना, ठीक है। तो अपनी वाटर बॉटल पीछे क्यों हो जाती, तो वो अलग कहानी है, रिलेटिव मोशन है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स है। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। अच्छा हाँ, अगर मान लो कि ट्रेन तुम्हारी एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन तुम्हारी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कि हर इंस्टेंट पे ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हमने जिस इंस्टेंट पे छोड़ा है, मान लेते हैं कि जब मैंने बॉटल को छोड़ा तब ट्रेन की स्पीड 40 थी, तो इसकी भी स्पीड क्या होगी 40 होगी। लेकिन ट्रेन की स्पीड अगले पल 50 हो जाएगी, पर इसकी तो 40 ही रहेगी। ट्रेन की अगले पल स्पीड है ना 60 हो जाएगी, पर इसकी तो 40 रहेगी। तो क्या होगा, तो ट्रेन आगे निकल जाएगी, वाटर बॉटल पीछे रह जाएगी, ठीक है ना। वैसा ये ध्यान रखना है। और अगर ट्रेन ब्रेक लगा रही है, मतलब कि ट्रेन के ऊपर रिटार्डेशन हो रहा है ना, प्रति प्रवेग लग रहा है, तो मैंने जिस इंस्टेंट पे ट्रेन से बॉटल को छोड़ा, तो ट्रेन की स्पीड अगर 50 थी तो बॉटल की स्पीड 50 होगी। फिर ट्रेन की स्पीड अपनी घट के 40 हो गई, लेकिन बॉटल की 50 रहेगी। तो हमें क्या फील होगा कि हमें लग रहा है कि बॉटल आगे क्यों निकल जा रही है, क्योंकि मेरी स्पीड धीमे धीमे अपनी कम होती जा रही है, इसकी तो फिक्स्ड है। तो अगले पल में ये ज़्यादा चलेगा और मैं कम चलूंगा, तो हमारे बीच कुछ ना कुछ यहाँ पर गैप आ जाएगा। तो ये जो अपना यहाँ पर गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीज़ ना रिलेटिव मोशन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सापेक्ष गति जो आखिरी टॉपिक है, रिलेटिव मोशन, ये लास्ट वाला टॉपिक है, वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा मैं। पर अभी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पर हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम ली है कि देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि नहीं आया, वो देखते हैं हम लोग। आसान सी प्रॉब्लम है।
ये प्रॉब्लम समझाता हूँ मैं पहले एक बार। प्रॉब्लम में मैंने क्या लिया है कि हमारे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट तो सबको पता है, लिफ्ट ऊपर जा रही है कुछ प्रवेग से। अच्छा ये ध्यान रखना कि जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है प्रवेग से, कितने प्रवेग से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के प्रवेग से ऊपर जा रही है, तो कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी ऐसी मशीन, ठीक है, जिसके लिए हमने बाहर से इंजन लगा, लिफ्ट तो ऑटोमेटिक तो ऊपर नहीं जाएगी, ये तो पता है ना, हमने कुछ इंजन लगा रखा, मशीन लगा रखी है, ठीक है, जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिक थोड़ी ऊपर जा रहा है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मशीन लगी है और उस मशीन की वजह से उसको प्रवेग मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि मशीन ने क्या किया है, मशीन ने पहले ग्रेविटी के इफेक्ट को ख़त्म किया है, फिर एक्स्ट्रा एनर्जी लगाकर इतना प्रवेग प्रोड्यूस किया है। तो लिफ्ट का मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं मानेंगे, पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि मशीन ने ये काम किया हुआ है। तो और ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगी लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हमारे पास एक ये लिफ्ट हो गई, और लिफ्ट का प्रवेग बताओ कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर की ओर है ना चलना शुरू करती है, किससे, रेस्ट से। तो लिफ्ट का प्रारंभिक वेग बताओ कितना है, 0 है। लिफ्ट का प्रारंभिक वेग कितना, 0 है, ठीक है। लिफ्ट में एक है ना यहाँ पे कॉइन, तो कॉइन हवा में हमने पकड़ रखा है और लिफ्ट में हम हैं, तो अगर लिफ्ट का प्रवेग 5 है तो मेरा भी प्रवेग 5 होगा और कॉइन का भी अब 5 होगा, क्योंकि देखो ये अपना लिफ्ट के साथ सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये ध्यान रखना कि अगर लिफ्ट के साथ मैं कनेक्टेड हूँ और कॉइन कनेक्टेड है तो सबका प्रवेग अभी 5 है, ठीक है। तो सबको ही ऊपर चलना स्टार्ट हो रहा है। 5 सेकंड के बाद मैं कॉइन छोड़ने वाला हूँ। तो ये तो तुम्हारी कहानी हो गई t=0 पे। 5 सेकंड बाद क्या होगा, तो 5 सेकंड बाद लिफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी वो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट एट t=5 सेकंड। 5 सेकंड बाद लिफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो लिफ्ट के लिए अगर देखें, लिफ्ट को देखो अगर तुम, तो लिफ्ट के लिए तुम्हें दिख रहा है कि लिफ्ट की प्रारंभिक वेग 0 है, लिफ्ट का प्रवेग 5 है, ठीक है। ये तो हमें निकालना है 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v=u+at, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में ये जो लिफ्ट का प्रवेग है ये भी ऊपर की ओर है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग अप लिखा है और लिफ्ट का वेग तो 0 है अभी, तो v कितना होगा, v होगा u+a, लिखना है तुम्हें, ये 5 लिखना है लिफ्ट के लिए, 5 × t 5। तो 5 सेकंड के बाद ये जो लिफ्ट का प्रवेग है वो कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद हमें क्या लगेगा कि लिफ्ट का जो वेग है, वेलोसिटी, वो कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई है। ये मैंने फिगर बना रहा हूँ t=5 सेकंड में, और इसी इंस्टेंट पे मैंने ये सिक्के को अब छोड़ दिया। सिक्के को जब छोड़ दूंगा, सिक्के को जब मैं छोड़ दूंगा, ये कॉइन को छोड़ दिया है, तो कॉइन का अब कांटेक्ट ये लिफ्ट से छूट गया है। क्यों, क्योंकि कॉइन का कांटेक्ट हाथ से छूट गया है। मेरा हाथ मेरे बॉडी पे है और बॉडी से मेरा ये पैर जुड़ा है, पैर लिफ्ट के ऊपर है, तो बेसिकली हम लिफ्ट का ही पार्ट है, लिफ्ट का ही हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। जब कॉइन छोड़ दिया है तो बेसिकली कॉइन लिफ्ट से हट गया है, डीअटैच हो गया है। मतलब कि मैं अब एक बड़ी बॉडी में से एक छोटी बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे बताना है कि लिफ्ट का प्रारंभिक वेग कितना होगा, लिफ्ट की ये कॉइन का इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये कॉइन का जो है वो प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था कि जब हम लोग बड़ी बॉडी से एक छोटी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उस इंस्टेंट पे जो बड़ी बॉडी की वेलोसिटी होती है वही छोटी बॉडी की वेलोसिटी होगी। तो जैसे ही हम कॉइन को छोड़ेंगे ना, तो उस इंस्टेंट पे कॉइन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 25 मीटर पर सेकंड। ये मेरा यहाँ पर ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो लिफ्ट की ये जो ड्रॉप्ड जो अपना कॉइन है ना, ये जो कॉइन है उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 25 मीटर पर सेकंड। होपफुली ये सबको समझ में आया, तो उसको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो गैलीलियो क्या था, तो एक फिलोसफर था, उसको साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, फिजिक्स में भी उसने काफ़ी सारा यहाँ पे काम किया था। अच्छा, तुमने एक बहुत ही फेमस फोटो देखी होगी कि जैसे ये टेढ़ी बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग तुमने देखी होगी है ना, टेढ़ी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, मुझे बताना सब लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है।
तुमने बहुत सारी है ना साइंस की यहाँ किताब के ऊपर उसके कवर के ऊपर ऐसा देखा होगा कि एक टेढ़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक आदमी खड़ा है और आदमी ऊपर से ऐसे कुछ पत्थर वत्थर ऐसे ड्रॉप कर रहा है। वो नहीं बताते कि क्या ड्रॉप किया, ऐसे कुछ ड्रॉप कर रहा है ऐसे, है ना। ऐसी फेमस सी तुमने फोटो देखी होगी, ठीक है। तो ये आदमी ही ये जो पर्सन था यही मेरा गैलीलियो था। ये पर्सन ही मेरा क्या था, गैलीलियो था। और इसी ने ही इस एक्सपेरिमेंट से अपना लॉ ऑफ ऑड नंबर्स दिया था। अब लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या है वो सीखते हैं, ध्यान से सीखते हैं। अब मान लेते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ किसी हाइट से, बहुत हाइट से लेकर जाकर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, उसने एक्सपेरिमेंट इस बिल्डिंग में क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम पे ये बिल्डिंग सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, ठीक है, इसलिए किया था। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, t=0 से छोड़ रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट अब नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है नीचे की ओर, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे आएगा ना। मैंने बहुत हाइट से छोड़ा है कि अभी ज़मीन नहीं है, हाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं ली कि अपना जी चेंज हो जाए। जी की वैल्यू पूरे मोशन में यूनिफॉर्म मान के चलना है, नहीं तो फिर अपना कुछ भी इक्वेशन ही वैलिड नहीं होंगे ना। ऐसे तो थोड़ा सा मैं नीचे तक ले लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे यहाँ पे डेटा लेने हैं। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ t=0 से स्टार्ट किया, ये टाइम तुम्हारा t=1 है, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड पास हो गया। ये टाइम तुम्हारा यहाँ से शुरुआत से ही ले रहे हैं, शुरुआत से ये टाइम तुम्हारा ये 2 सेकेंड्स है, यहाँ से यहाँ तक कितने 2 सेकेंड्स हो गए। फिर थोड़ा सा फिगर में और डेटा नहीं आएगा, वाइट बोर्ड छोटा पड़ जाएगा मेरा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाले ये टाइम क्लोज ले लेता हूँ ऐसे, है ना। ये t=1 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया, और ये 2 सेकेंड। अच्छा, ये डिस्टेंसेस इक्वल नहीं रहेंगी, वो भी मैं समझाऊंगा कि क्यों, इसलिए मैं फिगर में थोड़ा सा डिस्टेंस ये पहले वाले से हमेशा ज़्यादा दिखा रहा हूँ। ये 3 सेकेंड हो गया। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि जो अपना 4 सेकंड होगा वो और नीचे होगा, वो और भी नीचे होगा, लेकिन अब मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं ये डिस्टेंस तुम्हें इससे अब कम दिख रही है, लेकिन ज़्यादा ही होगी, है ना। स्पेस नहीं, चलो यहाँ पे इसलिए दिखा दिया ऐसे 4 सेकंड, फिर ऐसे 5 6 आगे चलते जाएंगे। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ इतनी डिस्टेंस अब कितनी होगी, ये निकालते हैं पहले, है ना। 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी, ये 1 सेकंड में डिस्टेंस अपना चल, है ना। ये अपना जो स्टोन लिया, मान लो पत्थर ले लिया, पत्थर को छोड़ दिया, तो 1 सेकंड में पत्थर कितना डिस्टेंस बताओ चल रहा है, वो निकालते हैं हम लोग, है ना। फिर निकालेंगे कि ये हमारा स्टोन है, उसने ये स्पेस बचानी है हमें, तो ये 1 सेकंड में हमारा पत्थर कितना चला नीचे वो देखते हैं। फिर ये 2 सेकंड में हमारा स्टोन कितना चला नीचे वो देखते हैं, और ये 3 सेकंड में कितना चला स्टोन नीचे वो देखते हैं, और ये शुरुआत से ही 4 सेकंड में कितना स्टोन नीचे आया वो देखते हैं ना। तो हमने किसी बिल्डिंग की हाइट से एक पत्थर को ऐसे छोड़ दिया, वही गैलीलियो ने जैसे छोड़ दिया, तो हमें अभी निकालना, अब हमें सब कुछ पता है, फॉर्मूले पता है। गैलीलियो ने तो उस टाइम पे सब कुछ ऑब्जर्वेशन से किया था, ठीक है। तो देखो अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं पहला देखूँ केस, तो पहला ये तुम्हारा कितने, ये जो यहाँ से यहाँ तक मोशन है कितने टाइम के लिए हो रहा है, 1 सेकंड के लिए हो रहा है। प्रवेग नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है, तो हम लोग यहाँ पर S1 निकालने के लिए हमने यूज़ किया S = ut प्लस हाफ AT², ये यूज़ किया हमने। अच्छा, यहाँ पर सारे वेक्टर्स अगर नीचे की ओर है तो इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन ये ले लिया अब कि नीचे की ओर सब कुछ पॉजिटिव, ऊपर की ओर सब कुछ निगेटिव। तो यही तो चालाकी है। वैसे तुम अगर इसका ये साइन कन्वेंशन लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें दोनों से लेके दिखाता हूँ, अच्छा, कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। मैंने अभी मान लो ये पॉजिटिव और ये नीचे, ये ऊपर नेगेटिव लिया, जबकि मैं इससे पहले तक ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले रहा था। पर अब जब मैंने ये मोशन देखा तो मैंने कन्वेंशन ये ले लिया। क्यों ले लिया देखो, वो भी तुम्हें मैं बताता हूँ। ये कन्वेंशन मान लो ले लिया, तो S1 कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है, तो अब S1 देखो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है।
u कहाँ की ओर है, तो u तो 0 है, प्लस हाफ a कहाँ की ओर है, a नीचे की ओर है, तो a अब पॉजिटिव साइन की ओर है, तो हमने ये 10 रख दिया, इंटू टी के लिए कितनी 1, तो टी उसका रख दिया, तो S1 कितना आ गया द्वारा, ये 5 मीटर आ गया है ना। अब कोई बच्चा बोले कि नहीं सर आप तो मेरा वाले कन्वेंशन लो जो आपने पहले रखा था, तो मान लो ये कन्वेंशन लिया, तो इस कन्वेंशन के हिसाब से S की वैल्यू पुट करोगे -S1 है ना, क्योंकि वो S1 नीचे की ओर है, इज इक्वल टू यू तो 0 प्लस हाफ G पुट करोगे -10 क्योंकि G नीचे की ओर है, ठीक है, G नीचे की ओर तो -10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ देखो यहाँ से -10 कट गया और S1 की वैल्यू अभी भी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो वही चीज़ है कि कन्वेंशन में तुम कोई भी कन्वेंशन यूज़ करो बस, लेकिन तुम प्रॉपरली डेटा रख दो ना अपने फॉर्मूले में, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि S1 अभी भी नीचे, तुम चाहे ये कन्वेंशन लो तो भी S1 5 आया, तुम चाहे ये कन्वेंशन लो तो भी S1 अभी नीचे की ओर 5 ही आया। होपफुली इतना सबको क्लियर यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। S1 आ गया, S1 कितना आ गया, 5 आ गया, S1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5 मीटर। अब S2 निकालते हैं, S2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि शुरुआत से ये 2 सेकंड्स के लिए मोशन, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस वहाँ पे S2 आ जाएगा और कन्वेंशन यही यूज़ कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है, कि मुझे पता है कि यहाँ पर माइनस लिख के फिर मुझे काटना ही पड़ेगा, तो यही यूज़ कर रहा हूँ। तो शुरुआत से देख रहे हैं, तो शुरुआत से तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, तो ut प्लस हाफ a कितना है g मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ नीचे के मैंने साइन पॉजिटिव लिया, इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो 2 स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 2 टेंसा कितना आ गया, ये आ गया 20 मीटर, तो S2 कितना आ गया तुम्हारा, ये 20 मीटर आ गया, मतलब कि स्टोन ये शुरुआत के 2 सेकंड में कितना चल रहेगा, 20 मीटर चल रहेगा, है ना। शुरुआत के 1 सेकंड में 5 मीटर, शुरुआत के 2 सेकंड में 20 मीटर, शुरुआत के 3 सेकंड में कितना चलेगा, तो अब सब लोग यहाँ पर बता पाओगे जल्दी से, तो होगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, t कितना होगा 3, तो ये शुरुआत के 3 सेकंड्स में, ठीक है, तो 3 स्क्वायर, तो 2 5 ज़ा 10, ये होगा 9 9 5 ज़ा 45, तो शुरुआत के 3 सेकंड में ये चलेगा 45 मीटर, ठीक है। और फिर शुरुआत के ये 4 सेकंड में कितना चलेगा, तो 4 सेकंड में स्टार्टिंग से 4 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये 2 5 ज़ा 10, 4 4 16, 16 5 ज़ा 80 है ना, 80, तो 80 मीटर, तो ये 80 मीटर आ गया मेरा आंसर, है ना, ठीक है। होपफुली ये सबको समझ आया कि ये शुरुआत से 1 सेकंड के लिए 5 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड के लिए 20 मीटर चल रहा है, 3 सेकंड के लिए 45 मीटर चल रहा है, और 4 सेकंड के लिए 80 मीटर चल रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि ये गैप कितना है, तो 5 मीटर का, ये गैप कितना है, ये गैप निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये 5 है, ये 20 है, ये 5 है, तो ये गैप कितना आएगा, ये गैप आएगा 20 माइनस 5, तो 20 माइनस 5 कितना होता है, 20 माइनस 5 होता है 15 मीटर, ये गैप है 15 का। मैं फिर ये गैप पूछूं, तो ये गैप कितना आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 45 है, ये 45 है और ये 20 है ना, 45 में से 20 घटा देंगे तो ये गैप आ जाएगा, तो 45 माइनस 20, तो कितना आएगा तुम्हारा ये, तो घटा के देखो तो ये आएगा 25 मीटर, ठीक है। और अगर मैं ये फोर्थ वाला, अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये गैप पूछूं, ये गैप निकालते हैं, ये गैप कितना आएगा अब, तो ये गैप देखते हैं अब, तो ये पूरा का पूरा 80 है और ये 45 है, तो 80 में से 45 घटा दोगे तो ये गैप आ जाएगा, तो 80 माइनस 45 इज इक्वल टू 35, ये 35 मीटर आ रहा है ना। तो गैलीलियो ने ये नोट किया, फिर गैलीलियो ने देखा कि ये है 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, तो गैलीलियो ने क्या देखा कि ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं तुम्हारे, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं गैलीलियो का ऑड नंबर। इसको देखो अब मैं ढंग से समझाता हूँ कि ये गैलीलियो का ऑड नंबर है क्या, पहले इसको अच्छे से नोट करना है, और ये ऑड नंबर्स हैं वो क्या बता रहा हूँ मैं, वो भी मैं समझाता हूँ कि वो है क्या और तुम्हें इसमें क्या याद रखना है, ठीक है। तुम्हें इसमें क्या, मैंने यहाँ पर मैंने क्या चीज़ यहाँ पे चूज़ की है, क्या सिचुएशन ली है, और तुम ये सिचुएशन को और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो बड़े लेवल के लिए। तुम गैलीलियोस लॉ को हटा के तुम दीपक्स लॉ ऑफ ऑड नंबर बोल सकते हो, है ना। इसको हम लोग
और स्टोरीज में कैसे अप्लाई करें और अपने दिमाग में क्या रखें, क्या ध्यान रखें कि तुम इस बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे आई है, पर मैंने इसके लिए समझाया। पर ऐसा नहीं कि यही सिचुएशन हो, तुम इस कहानी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो और फिर भी आंसर यही सेम आता है। तो उसको नोट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखो अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ सीखा मैंने। तो गैलीलियो ने मेरे से हमसे ये कहा, गैलीलियो ने हमसे ये कहा कि अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ते हो, किससे, u=0 से, रेस्ट से तुम छोड़ते हो, और अगर वो फ्री फॉल मोशन करता है, कैसा करता है, फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन करता है, तो अगर हम इक्वल इंटरवल का गैप देखें, ये गैप तुम्हारा क्या है, इक्वल इंटरवल का, ये भी डेल्टा टी टाइम का गैप है, ये भी डेल्टा टी टाइम का गैप है, इक्वल इंटरवल का गैप देखना है तुम्हें। अब ये इंटरवल हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ ये गैप लिया तो ये गैप कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का, 0 से 1 के 1 सेकंड का। ये गैप कितने सेकंड का है, 1 ही सेकंड का है। देखो 1 से 2 के बीच 1 सेकंड का गैप है। ये गैप कितने सेकंड का है, 1 ही सेकंड का गैप है। ये गैप कितने सेकंड का, 1 ही सेकंड का गैप है। ये सारे गैप सेम है ना, सेम समय अंतराल के, सेम टाइम इंटरवल के अपने गैप है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गैप 1 सेकंड का हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, ये समझ में आना चाहिए, है ना। गैलीलियो ने फाइनली ये कहा u0 होना चाहिए, a कांस्टेंट होना चाहिए। इस केस में तो गैलीलियो ने यहाँ पे अपनी ग्रेविटी ली है, मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, बस कोई भी वैल्यू हो वो बस कांस्टेंट होनी चाहिए। और ये अपने ये जो यहाँ पर गैप्स हैं वो इक्वल इंटरवल के होने चाहिए गैप। तो अगर वो यहाँ पे इसमें S1 चल रहा है और अगर हमारा ऑब्जेक्ट इसमें S2 चल रहा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस वाले पार्ट में S3 चल रहा है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस वाले पार्ट में, सिर्फ देखो ये पार्ट्स का सिंबल लिया है ना, S1 S2 S3 4, है ना। ये S1 क्या है, इस वाले गैप में मोशन, S2 क्या है, इस वाले गैप में मोशन, S3 क्या है, ये थर्ड वाले गैप में मोशन, S4 क्या है, फोर्थ वाले गैप में मोशन, एंड सो ऑन और सो ऑन। तो गैलीलियो ने बोला है कि इन सब ये जो गैप में अपना जो भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इन सब डिस्प्लेसमेंट्स का जो रेशियो है ना वो तुम्हारा ऑड नंबर्स में आएगा। मतलब कि 1:3:5:7 ये हमेशा ट्रू है। बस क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन u0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। इस केस में तो हमारी ग्रेविटी और तो कांस्टेंट होती है, और ये जो टाइम इंटरवल है ये तुम्हारा फिक्स्ड होना चाहिए, है ना, डेल्टा ये तुम्हारा टाइम इंटरवल फिक्स्ड होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम यही कहानी ना तुम स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल मोशन में भी अप्लाई कर सकते हो, बस वो स्ट्राइक कर जाए, है ना, यहाँ दिमाग में स्ट्राइक कर जाए तो तुम ये चीज़ हॉरिजॉन्टल में भी अप्लाई कर सकते हो। इसको नोट करो। मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूँ जहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया, हम ये कहानी लेंगे नहीं, हम एकदम डिफरेंट कहानी लेंगे उस कहानी में, लेकिन तुम्हें अगर स्ट्राइक कर जाएगा तो तुम बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो तुम इसकी गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे, फील कर पाओगे और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम में हम लोग सीखते हैं, इसको नोट करना है, फिर आगे आता है। देखो सब लोग, हम लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, ये एक आसान सी प्रॉब्लम है। देखो पहले मैं ये प्रॉब्लम समझाता हूँ उसमें क्या है। हमारे पास एक कार दी है, कार हवा में तो उड़ नहीं सकती, थोड़ी कार वर्टिकल मोशन करेगी। तो वही चीज़ अपने प्रॉब्लम में कहीं पर भी वर्टिकल मोशन का जिक्र नहीं है। ये चीज़ मैं तुम्हारे दिमाग में बैठाना चाहता हूँ कि कार है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है और वो मूव कर रही है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि प्रवेग अचड़ है, हमें दिया नहीं क्या है, पर अगर मान लो a मान लिया तो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 20 सेकंड तक एक कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और रेस्ट से उसने स्टार्ट किया है। फिर उसमें आगे क्या लिखा है कि अगर वो कार S1 डिस्टेंस पहले 10 सेकंड में चलती है और S2 डिस्टेंस अगले 10 सेकंड में चलती है, तो बताना है कि S2 S1 के टर्म में कितना होगा, है ना, बताना है कि S2 कितना होगा। देखो S2 का ऑप्शन क्या क्या दिया है वो मैं बताता हूँ कि S2 कितना होगा। तो ऑप्शन तुम्हें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है तुम्हें कि S2 की वैल्यू तुम्हारी होगी S1 के इक्वल। सेकंड ऑप्शन दिया है तुम्हें कि इसकी वैल्यू होगी तुम्हारी 2S1। थर्ड ऑप्शन दिया है इसकी वैल्यू होगी 3S1। फोर्थ ऑप्शन दिया है इसकी वैल्यू होगी 4S1, ठीक है, ये तुम्हें दिया है। यहाँ पे देखो सिंपल सी कहानी अपनी कार वार वाली कहानी है, कुछ और है नहीं। तो अगर मैं फिगर ड्रा करूँ तो ऐसा है कि एक कार है, जो कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, u0 है,
कार का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कार का मोशन, टोटल मोशन हमारा 20 सेकंड के लिए है, पर पहले 10 सेकंड में, तो 0 से ये 10 सेकंड में कार ने यहाँ पर S1 डिस्टेंस है ना, S1 दूरी तय की है, S1 डिस्टेंस कवर किया है, और अगले 10 सेकंड में, तो ये 10 से 20 का टाइम, अगले 10 सेकंड में कार ने S2 डिस्टेंस यहाँ कवर किया है। तो बताना S1 S2 में क्या रिलेशन होगा, वही बताना ना भाई, S2 S1 के टर्म में क्या आएगा। तुम इसको सॉल्व करना अपने तरीके से है ना, वैसे भी करके देखना। मैं बताओ अब मैं क्या अब चाहता हूँ सिखाना कि तुम्हें ये स्ट्राइक करना चाहिए, तुम्हें U0 दिख जाए। पहला स्टेप क्या देखना है, U0 होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज़। ये सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या दिख जाए, तुम्हें U0 दिख जाए, A कांस्टेंट दिख जाए। हाँ, मोशन ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। A कांस्टेंट दिख जाए और ये जो अपना टाइम इंटरवल है ना, डेल्टा टी सेम होना चाहिए, हर गैप में सेम होना चाहिए, ठीक है। हर गैप का टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। ठीक है, हर गैप का टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तो तुम क्या लगा सकते हो, तो तुम लगा सकते हो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, तुम लगा सकते हो फिर गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर क्या ये सारी कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, हमारी कार का स्ट्रेट लाइन मोशन है, कार 0 से स्टार्ट हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और ये गैप और ये गैप, ये दोनों गैप देखो तो यहाँ पर भी डेल्टा टी तुम्हारा 10 सेकंड का है और यहाँ पर भी डेल्टा टी 10। यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा टाइम इंटरवल कितने सेकंड का होना चाहिए, बस सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस तुम्हारी और ये डिस्टेंस तुम्हारी, इनका रेशियो तुम्हारा ऑड नंबर्स में होगा, मतलब कि ये 1, हमेशा यहाँ ध्यान रखना है U = 0 से ही पहला गैप होगा, इसको बोलते हैं पहला गैप, ये दूसरा गैप, फिर तीसरा गैप, फिर चौथा गैप, फिर पांचवा गैप एंड सो ऑन। तो ये जो अपना पहला गैप है 1, दूसरा गैप ये 3, तीसरा गैप 5, चौथा गैप ये 7। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अब 2 गैप दिए हैं, एकदम ये वाला स्टार्टिंग से, ये फर्स्ट गैप, ये सेकंड गैप। तो तुम्हें ये लिखना है कि फर्स्ट गैप और सेकंड गैप का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1/3। ऑड नंबर्स में रेशियो क्या होगा, 1/3, ऐसे 1, 3, 5, 7, तो 1/3। तो ये तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर तुम्हें ये चीज़ याद, तुम ये लिख सकते हो कि S1/S2 कितना होगा, 1/3 होगा। तो यहाँ से S2 कितना आएगा, तो यहाँ से S2 आएगा 3S1। देखो ये मेरा आंसर है और ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तुम इसको इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, वो 3 इक्वेशंस का यूज़ करके, V = U + AT, S = UT + ½ AT², V² = U² + 2S। अब तुम्हें वो अब सोचना पड़ेगा कि तुम कैसे यूज़ करोगे, लेकिन तुम्हें अगर ये गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स याद रह जाता है तो तुम ये प्रॉब्लम चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो होपफुली समझ में आया। तुम्हारा होमवर्क क्या है कि इसको तुम्हें विदाउट गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर सॉल्व करना है, ठीक है। तुम जैसे सॉल्व करते हैं अपने तरीके से सॉल्व करना है और देखना है कि उसमें कितना टाइम लग रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, ये अगर तुम्हें याद यहाँ रह जाए तो तुम्हें कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। S1/S2 कितना होता है, 1/3 होता है ऑड नंबर्स के फॉर्म में। अब गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को हम लोग और जगह भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, और जगह भी तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। अब इसको देखो, पहले मैं समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर कि वाटर ड्रॉप मतलब कि पानी की बूंद फॉल कर रही है, गिर रही है। फॉल कर रही है मतलब कि 0 से स्टार्ट हो रही है, रेगुलर इंटरवल पे नहीं। तुमने अगर अपने नल को तुम ढंग से नहीं बंद करो तो टप 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 ये आवाज़ सुनी होगी, एकदम शांत हो, अगर सो रहे हो, नल खुला छूट गया हो हल्का सा, तो पानी की बूंद क्या होती है, टप 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 ऐसे गिरती रहती है ना। तो वैसे ही है कि रेगुलर इंटरवल पे, एकदम फिक्स्ड इंटरवल पे पानी की ड्रॉप है ना गिर रही है, और फ्रॉम अ टैप, टैप मतलब कि नल से गिर रही है, 5 मीटर की है ना ऊंचाई पे नल लगा है। ये ग्राउंड है अगर, तो ग्राउंड से यहाँ पर ये जो मेरा यहाँ पे ऐसे नल लगा है, ठीक है, ग्राउंड से ये जो यहाँ नल लगा है, कितनी ऊंचाई पे लगा है, ये 5 मीटर की हाइट पे लगा है यहाँ नल, ठीक है। तो यहाँ से पानी की बूंदें गिर रही है। अब क्या बोल रहा है
कि जो हमारा यहाँ पे तीसरी बूंद है वो हमारे यहाँ पे ये जो नल है उसको छोड़ने वाली है। थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप। हमारी तीसरी बूंद है वो नल को छोड़ने वाली है, और किस इंस्टेंट पे? उस इंस्टेंट पे जब मेरी पहली बूंद ग्राउंड को टच कर चुके। तो देखो पहली बूंद यहाँ से गिरी, पहली बूंद यहाँ गिर रही है, पहली बूंद जब यहाँ टच कर रही है तो थर्ड ऊपर है। तो अगर ये फर्स्ट ड्रॉप है तो ये बोल रहा है कि थर्ड ऊपर है, थर्ड ऊपर है तो सेकंड बीच में कहीं होगी, तो सेकंड मान लेते हैं यहाँ कहीं होंगे सेकंड। हमें पता है कि ये गैप कम होता है, ये गैप ज़्यादा होता है ना, ये तो पता है। तो सेकंड यहाँ कहीं होंगे। तो ऐसी कहानी हो गई। ये कहानी हमें दी है, ये हमें दी है सिचुएशन, ठीक है, ये हमें दी है सिचुएशन कि जब तीसरी बूंद नल को छोड़ रही है तो फिर पहली बूंद एकदम ग्राउंड को टच कर रही है। तो दूसरी कहाँ होगी? तो दूसरी पहली और तीसरी के बीच में होगी कहीं पर भी। तो बताना है कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो बताना है कि उस इंस्टेंट पे दूसरी ड्रॉप कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस निकालनी है ना। अब मैं इसको यहाँ पर ना चुटकी बजाते हुए सॉल्व करूँगा। कैसे? देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हर ड्रॉप कैसे स्टार्ट हो रही है, फॉल कर रही है, मतलब कि हर ड्रॉप 0 से स्टार्ट हो रही है, और सबके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो रेगुलर है, मतलब कि फिक्स्ड है। तो पहली ड्रॉप दूसरी ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल फिक्स्ड है, डेल्टा टी, दूसरी और पहली के बीच का फिक्स्ड है ना। हर ड्रॉप जो है एक फिक्स्ड टाइम के बाद अब गिर रही है, ठीक है। तो सबके बीच का जो समय अंतराल है वो तुम्हारा फिक्स्ड है, सबके बीच का समय अंतराल फिक्स्ड है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इस केस में जी रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यू से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल तुम्हारा यहाँ पे अपना फिक्स्ड है। तो तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो गैलिलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब कि तुमने अगर ये डिस्टेंस s1 ले ली मान लिया, और ये डिस्टेंस तुमने s2 ले ली, ठीक है। अब शुरू यहाँ से हो रहा है, तो ये अपना पहला गैप है, ये दूसरा गैप है। तो तुम्हें पहला तो मिल जाएगा, तुम्हें s1 प्लस s2 कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये तो पहला मिल गया इक्वेशन। अगर ये s1 लिया, ये s2 लिया है, तो ये टोटल 5 है, तो s1 प्लस s2 तो 5 होना चाहिए, तो पहला है। अब गैलिलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का कहाँ पे अब काम आएगा कि s1 अपॉन s2 इसका जो रेशियो होगा, s1 अपॉन s2 इसका जो रेशियो होगा, ये तुम्हारा ऑड नंबर्स के फॉर्म में होगा। मतलब कि ये तुम्हारा 1:3 होगा। s1 बाय s2 कितना होगा? 1/3, ऑड नंबर्स के फॉर्म में। 2 गैप है तो 1/3, 3 होते तो 1/3/5, ये होता है ऐसा। तो ये लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये तुम्हारा गैलिलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर से आया है ना, तो इसकी हेल्प से देखो तुम्हारा मेन क्या हमको s2 निकालना है, तो इसकी हेल्प से तुम s1 को निकाल सकते हो s2/3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड को पुट कर दो फर्स्ट में, सेकंड को पुट कर देंगे फर्स्ट में, यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा s2/3 प्लस s2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये आएगा 4s2 इक्वल टू 5 × 3, तो s2 आ जाएगा तुम्हारा 15/4। 15/4 कितना है? तो 4 3 × 12, 13 14 15, तो 4 5 नहीं 30, हाँ, तो 4 6 24, ठीक है। नहीं 30 बचा ना, तो 4 7 हाँ 28 और 4 5 20, तो 3.75 मीटर। तो हमने ये निकाल लिया कि जो हमारी दूसरी ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर होगी, S2 मान रखा है सिंबल, तो S2 कितना है? 3.75। अगर ये पूछता कि दूसरी ड्रॉप टैप से, ये जो अपना नल है, तो नल से कितना नीचे होगी, तो S1 निकालना है। तो S2 निकाल लिया तो मैं S1 भी निकाल सकते हो। तो मैं अगर S1 निकालना होता, मैंने पूछा नहीं वैसे, यहाँ पे S1 होता तो क्या था, 5 - S2, ये कर देंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, तो 1.25 है ना। लेकिन तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये इक्वेशन देखो गैलिलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर से कितने इसलिए ये 2 इक्वेशन आ गई, तो फिर तो तुम्हारी आसान सी मैथ्स है। तो गैलिलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पे कितना इजली मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन तुम्हें वो दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए कि गैलिलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स के लिए सारी की सारी सिचुएशंस फुलफिल हो रही हैं, सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, सारी की सारी शर्तें जो हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, ये तुम्हें दिखना चाहिए। u 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और जो समय का अंतराल है, टाइम इंटरवल तुम्हारा यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, ये गैप इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो फिर ये जो यहाँ पे गैप्स हैं, इन गैप्स में जो हमारा ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस यहाँ कवर करता है, वो डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स में होता है, ठीक है, ऑड नंबर्स में होता है रेशियो। होपफुली सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।